Hello children, how are you all of you? I hope you all are fine. So lastly, I explained you the speciations. Okay, now in this part, the most important concept I am going to explain you, that is the evolution. Now, exactly evolution means you can say the curiosity which is developed in the mind of person, that how this entire plant and animal kingdom has developed in this earth. Who was the first one, कहाँ से शुरुआत हुई, और इस क्वेश्चन ने इवोल्यूशन थियरी को बर्थ दिया। इवोल्यूशन थियरी की शुरुआत ही यहाँ से हुई कि सबसे पहले इस धरती पर कौन आया, इंसान कैसे बने। ओके, इस क्वेश्चन को वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले अगर किसी इंसान ने सोचा, देन ही वाज द हेरोडोटस, और वहाँ से लेकर डार्विन और फिर वाटसन क्रीक तक ये जो नॉन स्टॉप एक पूरी हायरार्की पिछले 2-2.5 सालों में चली है, उसने जो है इवोल्यूशन थियरी को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की। तो हेरोडोटस, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, दरिया के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि सबसे पहले इस धरती पर जो है किस जीव की उत्पत्ति हुई, कहाँ से आया। तो जो है उसने ये अपने आत्मज्ञान से जो है पता लगाया कि भाई पहली जो जीव सृष्टि की रचना हुई, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द वाटर, पानी में उसकी पैदाइश हुई। और आने वाले टाइम में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च करके इस बात को प्रूव किया कि ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, जो सिंगल सेल एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, बराबर है, वो जो है सबसे पहले पानी में ही पैदा हुए, और वहाँ से धीरे धीरे डेवलप होते आज के इंसान की शक्ल में जो है पहुँचे। यानी कि हमारी जो पैदाइश है, हमारी जो शुरुआत है, वो कहीं कोई एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर है जिसमें से जितने भी जीव सृष्टि के जो भी प्राणी हैं वो किसी एक कॉमन एंसेस्टर में से पैदा हुए हैं। इस चीज़ को आज की तारीख में वैज्ञानिक लोग कबूल करते हैं। और अब मैं आप लोगों को बहुत एक मज़ेदार फैक्ट के साथ में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। सो मे बी आप रिलेट कर पाओगे। नो डाउट दिस थिंग इज़ नॉट इन योर टेक्स्ट बुक में नहीं है भैया, लेकिन मैं आपको समझाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कोई एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर था कि जिसमें से हम सब लोग पैदा हुए, चाहे वो फिर एनिमल्स हों, चाहे फिर वो एवियंस हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे मैमल्स हों, चाहे कोई भी हो, उस सब का एक कॉमन एंसेस्टर था। हम लोग हमारे अवतारवाद की तरफ जाते हैं बच्चों। आपको मालूम है हम लोग जो है भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले लोग हैं हम लोग, बराबर है। तो हम लोगों ने जो है ऐसा एक कंसेप्ट क्लियर किया है कि भाई भगवान ने इस धरती पर अवतार लिए। अब जरा उन अवतारों की हायरार्की को जरा ट्रेस करो तो जरा, फर्स्ट विच अवतार हैज कम इन दिस अर्थ? वॉज इट ह्यूमन बीइंग? इंसान था क्या वो? नॉट एट ऑल। पहला अवतार कहाँ लिया गया? वाटर में लिया गया, मत्स्य अवतार, बराबर है। यानी इस धरती पर शुरुआत में पानी का एग्जिस्टेंस था, अर्थ नहीं थी, जमीन नहीं थी। तो यानी शुरुआत में जो ऑर्गेनिजम्स आए वो पानी में थे, और मछली बिकॉज ऑफ द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर में, उसमें थोड़ा सुपीरियर है कंपेयर देन अमीबा एंड पैरामीशियम, इसलिए उसके अंदर जो है अवतार का जो है डिस्क्रिप्शन है। अब उसके बाद में कौन सा अवतार हुआ? दूसरा कश्यप।
जमीन में और पानी में, दोनों में रहने वाला। जमीन में भी रहता था, पानी में भी रहता था, यानी इवोल्यूशन हुआ, बराबर है, चेंजेस आया, जमीन बननी शुरू हुई। और फिर तीसरा अवतार कौन सा आया उसके बाद में? वराह अवतार आया, जमीन में रहने वाला 4 पग प्राणी, बराबर है। उसके बारे में क्या कहा गया कि धरती को पृथ्वी से निकालकर स्टैब्लिश किया, पानी से निकालकर स्टैब्लिश किया। और फिर उसके बाद में जो है अभी भी ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं हुआ। देखो फिश, टर्टल, इसमें ही अवतार बता रहे हैं, यानी एनिमल में ही अवतार हुए हैं शुरू में। और उसके बाद में फिर क्या आया? वराह, यानी अभी भी जो है क्या कहते हैं, एनिमल ही है, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? नृसिंह, नाइदर एनिमल नॉर ह्यूमन बीइंग, दोनों में से कुछ भी कंप्लीट नहीं था। मतलब अभी भी प्रिमिटिव एज में जो है इंसान चल रहा था, ना कंप्लीट जानवर था, ना कंप्लीट जो है इंसान था। लेकिन उसके बाद का जो है जरा अवतार देखो जरा, वामन, बराबर है। यानी अब इवोल्यूशन शुरू हुआ, इंसान अपने कुछ ओरिजिनल शेप में आना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं था, एंड दैट्स व्हाई वामन, बराबर है। जंगल में रहने वाला भटकती हुई जाति का था, बराबर है। अभी भी जो है तीर से जो है शिकार करने वाला था, पत्थरों के औजार बनाता था, परशुराम। फिर उसके बाद में भैया सिविलाइजेशन हुआ, तब जाके कहीं हुए राम। सी द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन आवर अवतारवाद। ओके, अभी भी बहुत कुछ बाकी था, नॉलेज अभी भी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ था, बराबर है। कृष्ण एनलाइटमेंट की अपेक्स, दैट इज द बुद्ध। तो ये 10 अवतार जो है वो ह्यूमन बीइंग के एवोल्यूशन को बताते हैं बच्चों, विच आई ट्राइड टू रिलेट विथ यू, कि किस तरह से जो है हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज आती हैं उसका कंसर्न इवोल्यूशन के साथ में मेल खाता है। हमारे जो ऋषि थे वो आर्ष दृष्टा हुआ करते थे, दे वर नॉट ओनली द सेगास सिटिंग अंडर द ट्री एंड डूइंग द मेडिटेशन, बट दे थिंक अबाउट द दिस एंटायर सृष्टि। इस सृष्टि के बारे में उन्होंने सोचा कि कैसे इसकी पैदाइश हुई। तो वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन से जाके, डार्विन की थियरी से जाके कहीं ना कहीं मैच करती है। मेरा इतना ही आपको समझाना था यहाँ पर। और उसी को जो है डार्विन किस तरह से आगे लेके गए, और उन्होंने किस तरह से इंसान के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको जो है किस तरह से कंपेयर किया दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, तो ये जो पहला जो टॉपिक है इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म वी फाइंड similarities in that will allow to classify them into the group। एक जैसे सिमिलरिटी वाले को हम लोगों ने एक ग्रुप, लास्ट ईयर आप लोग 9th में थे तो आप लोगों ने जो है अलग अलग ग्रुप में आप लोगों ने क्लासीफाई किया था, याद हो तो मैमल्स थे, रेप्टाइल्स थे, प्लेटीहेल्मिन्थीज थे, नेमाटोडा, ऑर्थोपोडा, एनालिडा, अलग अलग ग्रुप थे कि नहीं थे? तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया। The main characteristics of plants is that they can do photosynthesis while animal cannot do। तो पहले तो प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई किया, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, एनिमल नहीं कर सकते। The cell on the basis of fundamental unit of life, the next characteristics of classification is that not all the organisms possess cell। Among various organisms, the basic characteristics of cell design is also different। Some organisms, like bacterial cell, do not have the nucleus। Organisms with the nucleated cell are two types, unicellular and multicellular, that you know very well। And there is a basic difference in the body design because of the specialization of cell tissue among the multicellular organism। Skeleton around the body, inside the body, will mark another basic design difference and more closely related। Two species have the
common ancestor. For example, a brother and sister are closely related and they have the common ancestor. तो यहाँ से जो है एवोल्यूशन के एविडेंस ट्रेस होते हैं बच्चों, और दो चीज़ों से साइंटिस्ट लोगों ने समझाने की कोशिश की. वन इज द होमोलोगस ऑर्गन एंड सेकेंड इज द एनालॉगस ऑर्गन. तो होमोलोगस ऑर्गन क्या है, तो देखो वो बोल रहे हैं दोज ऑर्गन, होमो मतलब सेम, एक जैसे, दोज ऑर्गन्स विच हैव द सेम इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंट फंक्शन, लेकिन काम सबके अलग अलग है, आर कॉल्ड द होमोलोगस ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल द बेसिक डिजाइन ऑफ द बोन ऑफ फोरलिम्ब, फोरलिम्ब मतलब आगे के हाथ, ऑफ फ्रॉग यानी मेंढक, लिजार्ड यानी छिपकली, बर्ड यानी इंसान, बैट यानी चमगादड़, मैन इज सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, लेकिन उनके काम अलग अलग है. मेंढक छलांग लगाने के लिए काम करता है, छिपकली चलने के लिए काम करती है, इंसान किसी चीज़ को कैच करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, बराबर है. तो इससे जो है पता चलता है. इवन बच्चों इनिशियल स्टेज पर जब सेल मायोसिस लेवल पर जब सेल डिवीजन होता है तो यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन कि ये बच्चा इंसान का है, मछली का है, मेंढक का है, जानवर का है, बर्ड का है, टर्टल का है, किसका है. उस समय में सबके स्ट्रक्चर एक जैसे रहते हैं. फिर जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है उनमें स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट. A bat and a man is similar, the internal structure, but they perform the different type of functions. अगला देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन. Organs which have the different basic design but have the similar appearance. डिजाइन अलग अलग है लेकिन उनका अपीयरेंस दिखना एक जैसा है, बराबर है, एंड कैरी आउट द सिमिलर फंक्शन, और काम भी एक जैसा करते हैं, ठीक है, are known as the analogous organ. For example, the wings of insect, bird have the different structure but perform the similar function. बराबर है. अब इन सब की पैदाइश कहाँ से हुई, तो इनकी पैदाइश जो है एक ऐसे रेप्टाइल से हुई थी कि जो एवियन और रेप्टाइल की कैटेगरी में आता था. ही वाज वन डायनासोर, इट्स नेम वाज आर्कियोप्टेरिक्स. उस आर्कियोप्टेरिक्स उस कॉमन एंसेस्टर से एवियंस और रेप्टाइल दोनों के दोनों पैदा हुए. आर्कियोप्टेरिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ये था, चोंच थी तो चोंच में दांत भी थे, उड़ता था, बराबर है, लेकिन विंग्स नहीं थे. बाद में सॉरी विंग्स थे लेकिन फेदर नहीं थे. एवियन में कन्वर्जन हुआ तो फेदर आ गए. अब फेदर ने दो काम किए, उड़ने में तो मदद की, साथ में जो है कोल्ड में जो है वार्मथ देने का भी काम किया. जैसे जैसे चेंज आता गया, एवियंस की हड्डियां अंदर से खोखली होती चली गई, अंदर एयर सैक बनते चले गए, धीरे धीरे चेंज आया. जबकि रेप्टाइल जमीन में रह गए, वो उनका उड़ने का जो है फंक्शन नहीं हो पाया. तो ऐसे एक कॉमन आंसर, तो दैट इज द ट्रेसिंग ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो ये मैंने आप लोगों को एक समझाने की कोशिश की. और उसी में एक चीज आता है बच्चों, जो मैंने उसके नीचे देखो लिखा हुआ है, दैट इज द फॉसिल्स. फॉसिल्स बच्चों किसी भी प्लांट या एनिमल के वो रेसिड्यूज हैं जो कालक्रम में नेचर के अंदर कहीं संभल कर रह गए, प्रिजर्व प्रोटेक्ट होकर रह गए, डीके नहीं हुए, सड़े नहीं, बराबर है. मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि भाई कहीं से कोई एक पत्ता गिरा और वो मड में गिरा और उसके ऊपर दूसरा बहुत सारा मड आ गया और इतना प्रेशर आया कि वो जो पूरा का पूरा मड था वो एक हार्डन रॉक में कन्वर्ट हो गया. एंड ड्यू टू अंदर एयर नहीं गई तो उसका जो डीकम्पोजिशन होना चाहिए था प्लांट का वो हुआ नहीं, और उसकी जो निशानी थी, छाप थी, वो उसके अंदर बन गई और वो स्टोन में कन्वर्ट हो गया. बहुत सालों के बाद में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसर्च जब उसको पत्थर मिला, उसको जब तोड़ा गया तो अंदर से वो जो है पूरा स्ट्रक्चर मिला. एंड दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फॉसिल्स. रेडियो एक्टिव मटीरियल कार्बन 14 एक ऐसा मटेरियल है जिसकी मदद से जो है ऐसे फॉसिल्स कितने साल पुराने हैं वो जो है पता चलते हैं. तुम्हारे
अब इसके ऊपर से, फॉसिल्स के ऊपर से बच्चों एक चीज का और साइंटिस्ट लोगों ने अंदाज लगाया, जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है बच्चों 154। तो देखो, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो फॉसिल्स के जो लेयर के, जो जमीन में लेयर के लेयर बने हैं, तो सबसे नीचे कोई लार्जर एनिमल के लेयर नहीं बने हैं। नीचे से जो सबसे ग्राउंड के डाउन ट्रेंड से जो फॉसिल्स मिले हैं, उसमें बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के जो एनिमल्स थे, जो समुद्र में रहते थे, पानी में रहते थे, उनके फॉसिल्स मिले हैं। फिर उसके ऊपर और तो मैंने जो आगे अवतारवाद की बात की, तो ऐसे ही करके मिले। और सबसे ऊपर जो है डायनासोर्स और इनसे, यानी कि उनसे पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो इस धरती पर रहा करते थे, और वो कालक्रम में धीरे धीरे खत्म हुए। और ह्यूमन बीइंग के फॉसिल्स तो बहुत ऊपर जो है टॉप में मिले, यानी कि ह्यूमन बीइंग सबसे लास्ट में डेवलप हुआ। ओके, ये कुछ मजेदार चीज है विच आई शेयर विथ यू। ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट, इसी को हम लोग थोड़ा और आगे ले जाके ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड that. Okay, so this much is enough today. Bye, see you all of you, take care.